with C programming. कितने लोग पढ़े हैं सी प्रोग्रामिंग इसके पहले? यस, 0 और 1 आया ना होता है सिंपली। तो कितने लोग पढ़े हैं सी प्रोग्रामिंग? पढ़े हैं मतलब सिंपल पता है कि अरे क्या क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। कोई भी नहीं पढ़ा? पढ़े होंगे ना। अरे वही पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ कि पढ़े हैं या नहीं। यस, रेज योर हैंड्स। यस सुजीत, तू पढ़ा है क्या? ओके, तो कौन सा पार्ट है सबसे डिफिकल्ट लगता है तुमको सी प्रोग्रामिंग में? पॉइंटर्स। तो लगभग अभी ये 3 सालों से जो भी बैच चल रही है, हर बार पॉइंटर ही सबसे पहला आंसर आता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पॉइंटर ही, पॉइंटर ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और एरे स्ट्रिंग। ओके, सो फंक्शन जो है वो हमें सब जगह लगने वाला है। कर क्या रहा हूँ बताता हूँ पहले, टाइमलाइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है? कि हम आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में, क्या पढ़ने वाले हैं वो टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करके हम स्टार्ट करेंगे। सो फंक्शन वाला जो पार्ट है वो जावा में जाओगे तो पॉइंटर नहीं मिलेगा ना, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो फंक्शन सब तरफ है, एवरीवेयर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, फंक्शन के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तुमको हर जगह पे फंक्शन चाहिए। हम जो बोलते हैं ना कि फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी, एक इसमें मल्टीपल लाइब्रेरीज है, बहुत से लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज मतलब क्या? फंक्शंस है ना, उसमें बिल्ट इन बना के रखे हैं, फंक्शंस है। तो ये फंक्शन जो है इसके लिए हमको क्या क्या लगने वाला है? मतलब फंक्शन जो होगा सिंपली उसका कुछ सिंटैक्स होगा, ठीक है? उस सिंटैक्स में कुछ एल्गोरिदम लिखेंगे हम, या कुछ कोड करेंगे, कोड एल्गोरिदम, राइट? समझ में आ रहा है? अब कोड लिखना है, सोर्स कोड लिखना है, तो हमने जो बोला है कि हमको बेसिक से पता होना चाहिए सारा, ईच एंड एवरी। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पता होने चाहिए ना पहले, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर योर टोकन्स। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टोकन्स, ठीक है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है? छोटे छोटे वर्ड्स से, जैसे एक छोटा बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो कहाँ से सीखता है? पहले छोटे छोटे वर्ड सीखता है ना, फिर उनको अरेंज करता है, फिर उनका मीनिंग समझ के अरेंज करता है। उसके बाद आएगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। टोकन पढ़ने के बाद आएगा अपना इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, वो सब चीजें। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होने के बाद वी विल गो विथ लूपिंग। समझ में आ रहा है? लूपिंग से जाएंगे, क्योंकि फिर हमको रियलाइज होगा कि अरे कुछ कोड रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, फिर लूप आके वो सॉल्व करेगा। तो पढ़ना किस वजह से है? प्रॉब्लम क्रिएट करना है पहले, और फिर उस पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब ये सब टोकन, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, ये सब यूज करके वी विल राइट सम एल्गोरिदम, कुछ लिखेंगे फंक्शंस में, राइट? देन फंक्शन में कुछ लिखेंगे, फिर एक प्रॉब्लम आती है कि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है वगैरह, ये सब प्रॉब्लम आती है। उसको ओवरकम करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कौन आएगा? उसको सॉल्व करने के लिए आएगा तुम्हारा पॉइंटर, समझे? पॉइंटर। फिर पॉइंटर विल गिव यू वन कंसेप्ट कॉल्ड एज पॉइंटर अरिथमेटिक। उससे इंट्रोड्यूस होगा तुम्हारा क्या? एरे। क्लियर? अब एरे आ गया अपने पास, तो उसके साथ हमको क्या मिलेगा फिर? स्ट्रिंग, ठीक है? फिर एरे तक आए, स्ट्रिंग तक आए, ठीक है? फिर मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ना है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, सो मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक एंड सो दैट पार्ट
दैट विल बी हैंडल्ड इन डायनामिक मेमोरी अलोकेशन. अब बेसिक डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप पे मतलब स्ट्रिंग पे, एरे पे, इंटीजर पे काम कर लिए, लेकिन अभी हमको रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ डील करना पड़ेगा ना. स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेल्स मैनेजर, एडमिन, एचआर, लाइक दिस. तो फॉर दैट पिक्चर में कौन आएगा? स्ट्रक्चर. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर आएगा, फिर स्ट्रक्चर से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे सी में एक, फिर उसमें आएंगे कुछ लिमिटेशंस कि सी में फिर सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो दिक्कतें आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता है वगैरह. ठीक है, फिर वो चीजें सॉल्व होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से, एंड दैट वी विल इंप्लीमेंट इन जावा. तो पर्पस समझो अभी सी पढ़ने का, ये जो चीजें पढ़ने वाले हम, ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है अपने को. ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, लॉजिक बिल्डिंग समझना है इसमें. ठीक है, बहुत सी चीजें जो हम जावा में प्रूव नहीं कर सकते, वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तुमको यहाँ पे सी में मिलेंगे. समझ में आ रहा है? सी में वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिलेंगे. एंड फ्यू टॉपिक्स लाइक ये फंक्शन पढ़ने के बाद रिकर्शन, मैक्रो, स्टोरेज क्लासेस एंड फाइल सेपरेशन वगैरह, दैट वी विल कवर आफ्टर दिस. क्लियर है? तो यहां तक का टाइमलाइन क्लियर है सबको? पहले टोकन्स पढ़ेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर उसके बाद लूपिंग, फिर फंक्शंस के बारे में, फिर पॉइंटर्स के बारे में, देन एरे, देन स्ट्रिंग, देन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, देन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बाद ये कुछ टॉपिक्स विच विल बी हेल्पफुल, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो वो हेल्प होगा तुमको वहां पे. एंड लिमिटेशंस ऑफ सी पे, मतलब सी के जो लिमिटेशन है उस पे एंड होगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ ओके. ज्यादा क्लियर है? टाइमलाइन क्लियर है क्या सबको? ओके, तो टाइमलाइन क्लियर है तो चलो शुरू करते हैं फिर. टोकन्स. तो क्या है टोकन्स मतलब? यस, तुमको क्या लगता है वो बताना है बस. वापस वापस वही बोलता हूँ कि मैं कोई करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, तुमको इसके पहले का जो भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. दैट. यस. क्या क्या है टोकन्स? कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं हम लोग, मतलब सिंपली अभी नई लैंग्वेज सीख रहे हैं ना हम, तो हम छोटे बच्चे, ये फॉर एग्जांपल, तो छोटे बच्चे अब नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो छोटा बच्चा जब नई लैंग्वेज सीखता है तो क्या सीखता है? वो वर्ड सीखता है ना, वोकेबलरी बिल्ड करता है ना अपनी. समझ में आ रहा है? वोकेबलरी बिल्ड करता है, फिर इन सबको कंबाइन करता है, और इन सबको कंबाइन करके फिर वो एक स्टेटमेंट फॉर्म करेगा. समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट फॉर्म करेगा ना कुछ ना कुछ, राइट? तो टोकन्स क्या है? टोकन्स आर नथिंग बट वोकेबलरी ऑफ प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग की वोकेबलरी, या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं. तो क्या क्या आएगा इस टोकन्स के अंदर? इस टोकन के अंदर आएगा सबसे पहले कीवर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड्स एक एक डेप्थ में जाते हैं उसके. फिर क्या आएगा? फिर आएगा डेटा टाइप्स, राइट? फिर क्या आएगा? डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स के बाद क्या आएगा? आइडेंटिफायर्स. फिर क्या होंगे अपने पास? फिर होंगे अपने पास ऑपरेटर्स. ठीक है, और होंगे अपने पास सिंबल्स. तो ये सारे हैं टोकन्स. अब तुम गूगल पे जाओगे तो बोलेगा तुमको स्ट्रिंग होता है, राइट? तो स्ट्रिंग ही मतलब क्या, वो किसके अंदर आएगा? डेटा टाइप के अंदर. तो डेटा टाइप के अंदर वी विल सी क्या बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, फिर डिराइव्ड होते हैं, और यूजर डिफाइन होते हैं, राइट? तो डिराइव्ड के अंदर वो स्ट्रिंग आएगा,
कोई बोलेगा तुमको वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर तुम टोकन्स के बारे में सर्च करते हो तो तुमको वहां पे कांस्टेंट्स बोला जाएगा, ठीक है, या वेरिएबल्स बोला जाएगा। तो कांस्टेंट या वेरिएबल्स मतलब ही क्या है? या आइडेंटिफायर्स है ना। आइडेंटिफायर्स में क्या आएगा? वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, ठीक है। फिर ऑपरेटर्स में कई सारे हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, राइट, दैट वी विल सी इन डेप्थ एक एक। एंड सिंबल्स यू नो, सेमीकोलन, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, तो अलग अलग सिंबल्स। हम हमारे अपनी भाषा में भी अलग अलग सिंबल्स यूज करके मीनिंग चेंज करते हैं ना, राइट। जैसे हम फुल स्टॉप लगा रहे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे या क्वेश्चन मार्क लगा रहे, तो वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है कि नहीं? फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से पूरा चेंज हो जाता है ना मीनिंग। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग कंटेक्स्ट में हम यूज करके सिंबल्स को अलग अलग मीनिंग होगा। कंटेक्स्ट समझ में आता है सबको? कंटेक्स्ट में किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे राइट वर्ड है, RIGHT, राइट, तो क्या मतलब है इसका? कैसे? मैं किस कंटेक्स्ट में बोला हूं पता नहीं ना तुमको। मैं बोल रहा हूं दिस इज योर राइट, तो अब कैसे वो बराबर हुआ ना? दिस इज योर राइट मतलब यहाँ पे राइट का मीनिंग क्या हुआ फिर? अभी राइट का मतलब क्या हुआ इधर? अधिकार ना। दिस इज योर राइट, ये तुम्हारा अधिकार है। टर्न टू राइट बोल रहा हूं मैं, तो फिर वो डायरेक्शन आई ना इधर कि भाई राइट टर्न करने बोल रहा है, यू आर राइट, तो अब तुम बराबर हो, ये हो रहा है ना। तो किस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ उससे वो मीनिंग चेंज हो रहा है, वर्ड तो सेम है, राइट। तो वैसे सिंबल्स के साथ होगा। समझ में आ रहा है? वी विल फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स यूजिंग दो सिंबल्स। क्लियर? सो ये इतना पार्ट आएगा तुम्हारा टोकन में। क्लियर है? टोकन में इतना पार्ट आएगा। अब वी विल स्टार्ट विथ कीवर्ड वाला पार्ट। कीवर्ड्स क्यों चाहिए? कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स, यस, स्पेसिफिक मीनिंग, यस। सब लोगों ने आंसर करना है, आंसर गलत भी रहा तो भी चलेगा। वापस समझो बात, जितना तुम इंटरेक्टिव रहोगे उतना सेशन अच्छा होगा, नहीं तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने में। समझ में आ रहा है? तो इंटरेक्टिव रहो। क्या लगता है तुमको क्यों चाहिए कीवर्ड्स? यस, सेंटेंस बनाने के लिए। हाँ, तो सेंटेंस बनाने के लिए तो ये सारे ही चीजें अपने पास टोकन्स है ना। वो मतलब पार्ट देखो, टोकन से ही मिलके सारा बनने वाला है। मतलब आगे अगर मैं तुमको 1000 लाइन का कोड देता हूँ, मतलब प्रोजेक्ट बनाते हो तुम, तो उसमें सारे टोकन ही दिखेंगे ना तुमको। कहीं पे कीवर्ड दिखेंगे, कहीं पे सिंबल्स, कहीं पे ऑपरेटर्स, कहीं पे डेटा टाइप्स, वही दिखेगा सब तरफ। अब उसमें क्या एक स्पेसिफिक पार्ट में बोल रहा हूँ कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स मतलब क्या? अपने लैंग्वेज में कीवर्ड्स क्या है? अपने लैंग्वेज में मतलब अभी मराठी या हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है फिक्स कीवर्ड? हाँ, बट फिक्स फिक्स वर्ड्स क्या है जिनके मीनिंग चेंज नहीं होते हैं? चलना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये हो सकते हैं कि नहीं? फिक्स मीनिंग है ना इसका। इसका मीनिंग चेंज हो सकता है क्या? ठीक है। हाँ, ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स है ना, यूज भी नहीं कर सकते। वो जो बोल रहा है कि ये कल को अभी मैं वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, तब वो डिस्कशन उसमें आएगा। इसने जो बोला कि यूज नहीं कर सकते, मतलब मैं किसी का नाम यूज नहीं कर सकता ना उसको। मैं किसी का नाम चलना रख दिया, साउंड सिली, बट मैं किसी का नाम चलना रख दिया, तो उसको मैं चलने के लिए बोल रहा हूँ, तो चलना चलना ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? कंफ्यूज हो जाएगा ना वो। समझ में आ रहा है क्या? तो रिजर्व वर्ड्स जो है वो वेरिएबल के नेम नहीं ले सकते हम। समझ में आ रहा है क्या? सो रिजर्व वर्ड है ना ये। क्लियरिटी है क्या? अब तुम लोगों के नाम है अलग अलग, वो वेरिएबल्स है, ठीक है। अलग अलग नाम है, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मैं लेट से अभी मुझे इसका ही नाम याद है बस, विकास है ना तेरा नाम, और विकास को चलना बोल रहा हूँ। तेरा नाम क्या है? हाँ, चिन्मय। विकास को चलना बोल रहा हूँ और चिन्मय को चलना बोल रहा हूँ, तो चलना इज अ रिजर्व थिंग, ठीक है। अब विकास, चिन्मय, ये वेरिएबल्स है, यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं, राइट। तो रिजर्व वर्ड्स है। तो ऐसे रिजर्व वर्ड्स कितने अपने पास सी प्रोग्रामिंग में? 32 रिजर्व वर्ड्स है। समझ में आ रहा है?
ऐसे प्रोग्रामिंग में अपने पास है 32 रिजर्व वर्ड्स. अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन क्लियरिटी है? मैं ऑडिबल हूं बराबर? समझ में आ रहा है? सो द असाइनमेंट इज टुडे. असाइनमेंट मतलब टास्क क्या है? ये 32 के 32 वर्ड सिर्फ लिखने हैं, समझने नहीं है, लिखने हैं बस कि 32 कीवर्ड से क्या है. राइट ऑल दिस 32 कीवर्ड्स. तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, यही कीवर्ड्स में से हम सारे के सारे यूज करने वाले हैं. तो अभी के लिए क्या करो, रेगुलर एंड इरेगुलर ऐसे दो कॉलम्स है. तो अभी के लिए लेट से तुम पूरा स्क्रैच से प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, तुमको कुछ पता नहीं इन कीवर्ड्स के बारे में, तो अभी के लिए तो तुम्हारे लिए सारे इरेगुलर ही है. राइट? जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आगे आगे, इफ एल्स आएगा या फॉर लूप आएगा, तो फॉर इफ ये कीवर्ड तुमको इंट्रोड्यूस होंगे ना, और फिर इंट्रोड्यूस होंगे तो इनके मीनिंग पता चलेंगे तुमको, कि मैंने बोला है कि कीवर्ड हैज अ रिजर्व मीनिंग. तो क्या मीनिंग है, उस कीवर्ड को क्या मतलब असाइन करके दिया है, वो जैसे जैसे पता चलेगा उसको रेगुलर में लेके आना है. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो बराबर ये चीजें करो. फॉर्म रेगुलर इरेगुलर ये ऐसे ये करो, और ये लाइन यहाँ पे ऐसे दो. अब क्यों बोला मैंने ये लाइन ऐसे यहाँ पे दो, क्योंकि एक बार मैं मॉक ले रहा था, ठीक है, मॉक ले रहा था, तो मैंने बच्चों को बोला कि कीवर्ड्स बता मुझे, तो उसने मुझे रेगुलर कीवर्ड बोला है उसमें, रेगुलर. फिर मैं 2 मिनट कंफ्यूज हो गया कि ये रेगुलर किधर से आया. फिर मुझे क्लिक हुआ कि वो पढ़ाते वक्त बोला था कि रेगुलर इरेगुलर, और फिर यहाँ पे वो जो लिखा है, तो मैंने पढ़ाते वक्त बोला था, लेकिन मे बी उस दिन वो एब्सेंट वगैरह होगा, तो किसी से छापा होगा उसने, तो उसने वो छापा है रेगुलर इफ वगैरह वो सब चीजें. तो वो मैं बोल रहा हूँ, तो छापो मत, खुद गूगल वगैरह पे जाओ, वहां पे सर्च करो कि 32 कीवर्ड्स क्या है. एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मीनिंग्स. मीनिंग्स की जरूरत नहीं अपने को फिलहाल. क्या है वो 32 कीवर्ड में देखूंगा, और 32 कीवर्ड लिख लिए एक बार, तो धीरे धीरे जैसे वो रोल आएगा, अभी आज के अगले टॉपिक में अपने को 4-5 इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इसमें से. समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा प्रोग्रामिंग खत्म होने तक 32 के 32 इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. तो कभी कभी वो एमसीक्यूज में भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीवर्ड. तो याद करने के कीवर्ड्स नहीं, 2-3 कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कभी यूज में नहीं आते हैं. तो क्या करोगे तुम, जो रेगुलर में है वो तो तुमको पता चली गए. अब रही बात हो 2-3 की, तो 2-3 तुमको याद रह जाएंगे ना. बट 32 याद करना इज रॉन्ग थिंग. 32 तुम याद करते बैठोगे क्या? नहीं. फिर ये होता है उसका बेनिफिट, कि तुम इसको रेगुलर रेगुलर में लेके आ रहे हो. फिर तुमको अगर एमसीक्यू भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, तो मे बी ये रेगुलर की तो तुमको आइडिया है, बस कंफ्यूज होगा तो ये 4 में होगा कंफ्यूज. तो ये 4 तो अभी ज्यादा हैवी नहीं है ना. फिर 32 के कंपैरिजन में 4 याद रखना इज, वो याद भी रखने की जरूरत नहीं है. जैसे रेगुलर समझ में आ गए, इरेगुलर भी दिख ही जाते हैं ना सामने तुम्हारे. समझ में आ रहा है कि पढ़ना कैसे है वो चीज. तो एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है बहुत बार. अगर तुमने कभी एमसीक्यूज टेस्ट दिए होंगे, तो बेसिक सी प्रोग्रामिंग पे पूछा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड ऐसा पूछा गया, तो फिर ऐसा होगा कि अरे मैं 32 कीवर्ड मैंने याद करके रखने चाहिए थे, नहीं ना. ठीक है. सो समझा है कीवर्ड वाला पार्ट. कीवर्ड्स मतलब क्या? कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है, जिनको क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग अटैच होता है. क्लियर? सो हमारी लैंग्वेज में जैसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो हमको हेल्प करेंगे, वो रिजर्व वर्ड सीखते हैं ना एक एक हम, फिर आगे की चीजें सीखेंगे. तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना टोकन में का, दैट इज डेटा टाइप्स. अब डेटा टाइप्स, व्हाट इज मीन बाय डेटा? यस, डेटा मतलब क्या? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन. सिंपल है. डेटा मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन. तो अभी मुझे इंफॉर्मेशन के साथ डील करना है. इंफॉर्मेशन के साथ डील करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डेटा है मेरे पास, मतलब मुझे चाय बनानी है, तो मेरे पास डेटा है, चाय पत्ती है, दूध है, पानी है, शक्कर है, ये सब डेटा है मेरे पास. ठीक है.
तो मुझे चाय बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, बट तो वो डेटा है ना मेरे पास सारा टुगेदर, तो किचन में मैं रख रहा हूँ, बट किचन में मैं रख रहा हूँ तो कैसे ऐसे किचन में फैला दूंगा सब तरफ? नहीं ना। फिर क्या करूंगा? किसी एक कंटेनर में स्टोर करूंगा ना। तो अब मैं शक्कर लेने जाता हूं, ठीक है, शक्कर में खरीदने जाता हूं, तो मैं शक्कर को पेपर बैग में लेके आ सकता हूं क्या? शक्कर को मैं पेपर बैग में लेके आ सकता हूं क्या? यस और नो? आ सकता हूं ना। तुम अगर दुकान में जाते हो तो उसके पास वो न्यूज़पेपर होते हैं। अब वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा, मतलब मैं गांव में रहता था बचपन में तो न्यूज़पेपर में देते थे, अभी वो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह में देते हैं सिंपली। बट जिसमें शक्कर होल्ड हो सकती है उसी टाइप में देते हैं ना। समझ में आ रहा है? अब मैं वही पेपर बैग लेके जाऊंगा दूध लाने के लिए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। समझ में आ रहा है? क्या चांसेस है वहां पे? डेटा लॉस के चांसेस है कि वो बैग फट सकती है, दूध वेस्ट हो सकता है, डेटा लॉस के चांसेस है ना उसमें। क्लियर? तो फिर मैं क्या करता हूं, अब दूध लाने जाता हूं नहाने की बकेट लेके, 1 लीटर दूध लाना है मुझे, तो नहाने की बकेट लेके गया मैं, चलेगा क्या? क्यों? मुझे चाय बनानी है ना, तो नहाने की बकेट लेके जा सकता हूँ ना 1 लीटर दूध लाने के लिए। वो ऑड लगेगा वगैरह वो छोड़ो, कर सकता हूँ क्या? पेपर बैग में दूध ला सकता हूँ क्या? नहीं, चांसेस है फटेगा। बट 10 लीटर की जो बकेट है फॉर एग्जाम्पल, जो भी नहाने की बकेट है उसमें 1 लीटर दूध ला सकता हूँ कि नहीं? ला सकता हूँ ना। बट प्रॉब्लम क्या है? मेमोरी वेस्ट जा रहा है ना, अननेसेसरी। इतनी बकेट क्यों लेके चलू ना साथ में, जगह ऑक्युपाई कर रही है ना उतनी बकेट। समझ में आ रहा है? तो इंफॉर्मेशन जब मुझे स्टोर करनी है, इंफॉर्मेशन जब मुझे स्टोर करनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किस टाइप का कंटेनर लगने वाला है, मतलब कंटेनर किस टाइप का होना चाहिए और कितने साइज का होना चाहिए। क्लियर? तो वापस एक बात कि अभी मुझे लाना है 1 पाव दूध या 1 लीटर दूध, तो इज इट नेसेसरी कि 1 पाव फिर 700 ml, 800 ml, 900 ml, 1000 ml ऐसे मेरे पास छोटे छोटे कंटेनर होने चाहिए? नहीं ना। मैं क्या करूंगा, एक स्पेसिफिक रेंज का कंटेनर रहेगा मेरे पास कि लेट से भाई ये 5 लीटर वाला है और ये 15 लीटर वाला है, राइट? तो जब मुझे 2 लीटर या 3 लीटर लाना है तो बेटर कौन सा? ये 5 वाला लेके जाऊंगा ना। मुझे जब 7-8 लीटर वाला लाना है तो ऑब्वियसली 5 में तो नहीं बैठेगा, तो मुझे वो नियर वाला लेके जाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? सो नॉट नेसेसरी ऐसा स्पेसिफिक कंटेनर अपने पास इतने अवेलेबल है, बट रेंज क्या अवेलेबल है ना, या रेंज बढ़ाया भी जा सकता है ना। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? मतलब कंटेनर वैसे अवेलेबल है, या कोई फ्लेक्सिबल कंटेनर है मेरे पास जिसको मैं साइज बढ़ा सकता हूँ उसकी, लाइक दैट। समझ में आ रहा है? तो क्या जरूरी है अपने को, क्या चाहिए? टाइप और साइज, कि भाई किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है और कितनी साइज देनी है, मतलब कितना स्टोरेज देना है उसको, किस टाइप का डेटा और कितना स्टोरेज। तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर डेटा टाइप। तुम्हारा डेटा टाइप डिसाइड करेगा कि इसको कितना स्टोरेज देना है और इसमें किस टाइप का डेटा बैठने वाला है। समझ में आ रहा है? तो डेटा टाइप जो है हमारे पास वो क्या है? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। सर फिर ये इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड कहां से आया हमको नहीं पता, तो वही है तुम्हारे कीवर्ड्स। समझ में आ रहा है? तो अभी मैंने क्या बोला, एवरी कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग अटैच। तो क्या मीनिंग अटैच किया है इंट के साथ? इंट को बोला है कि लेट से, अभी इंट को बोला है कि भाई 4 बाइट अलोकेट कर। इसको 4 बाइट अलोकेट कर, मतलब जो भी तुम्हारा मेमोरी है, उस दिन हमने देखा मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट, ठीक है? तो जो भी रैम में, जिस भी एरिया में ये इंट लिखा जा रहा है, मतलब मेन में लिखा जा रहा है या हीप के रिलेटेड लिखा जा रहा है, वॉट एवर, तो जो भी लिखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि मुझे 4 बाइट अलोकेट करके दे, मेमोरी में 4 बाइट अलोकेट करके दे, ठीक है? जिसमें क्या स्टोर हो सकता है?
इंटीजर स्टोर हो सकता है। तो 4 बाइट में सिर्फ इंटीजर स्टोर होगा। अगर मैं यहाँ पे 10.2 ऐसे ऐड करता हूं तो ये पॉइंट वाला मैकेनिज्म जो है उसके पास नहीं है कि कैसे स्टोर करना है उस चीज। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है क्या? तो इंट बोलने पे मुझे सिर्फ 4 बाइट मिल रहे हैं, बट किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होगा और 4 बाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी मेरी रेंज। जैसे मैंने बोला ना, अभी एक बर्तन मिला मुझको, तो 1 से लेके 5 लीटर तक मैं उसमें स्टोर कर सकता हूं। तो ये 4 बाइट से डिसाइड होगा कि मैं यहाँ पे कितने रेंज तक का नंबर स्टोर कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? लेट से 2 बाइट अगर अलोकेट किए इंटीजर को तो क्या होगा? रेंज कम हो जाएगी। 8 बाइट अगर अलोकेट किया है मैंने उस मेमोरी को तो रेंज और बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो कितनी मेमोरी देनी है उसके अकॉर्डिंग आई विल डिसाइड। तो अब ये कंपाइलर स्पेसिफिक मेमोरी दी जाती है, ठीक है? मतलब अभी टर्बो सी को यूज नहीं करता, बट अगर तुम टर्बो सी में अगर जाते और तुम इंट बोलते तो टर्बो सी क्या करता है? इंट को देता है 2 बाइट, ठीक है? बट अभी जो हम यूज कर रहे हैं मोस्टली जीसीसी कंपाइलर या वीएस कोड जो भी है, वो क्या करता है? वो अलोकेट करते हैं इंटीजर को 4 बाइट। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये बस एग्जांपल में इसलिए बता रहा हूं कि कंपाइलर स्पेसिफिक होता है कितना मेमोरी अलोकेट करना है। डेटा टाइप को बताया गया है, डेटा टाइप लिखा गया है, तो वो कंपाइलर डिसाइड करेगा। क्योंकि क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस तुमने लिखे हैं, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद बाइनरी में कन्वर्ट करके देगा ना। मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करके दे रहा है तो वो इंस्ट्रक्शंस किसको देने वाला है आगे जाके? ओएस को। तो कन्वर्जन करते वक्त वो बताएगा कि ओएस ये इंट बोला है, इधर 2 बाइट दे। तो 2 बाइट दिया मतलब रेंज कितनी कम बैठेगी। अब रेंज वाला पार्ट क्या है वो समझाता हूँ आगे में। तो यहाँ पे कैरेक्टर को मिलता है 1 बाइट, फ्लोट को मिलते हैं 4 बाइट, राइट? अब बात समझो कि देखो 4 बाइट मिले इंटीजर को, 4 बाइट मिले फ्लोट को। फिर तुम बोलोगे सर 4 बाइट तो है ना, जगह तो सेम है। तो जगह तो सेम है तो फिर फ्लोट और इंट में डिफरेंस क्या है? तो ये जो जगह है इसमें 4 के 4 बाइट जो है पूरा का पूरा इंटीजर स्टोर करने के लिए दिए जाते हैं। फ्लोट के केस में क्या होगा, 4 में से कुछ 70-30% का सॉर्टिंग होगा, जिसमें ये जो 30% है वो किसको दिया जाएगा? डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को दिया जाएगा। तो जितना बड़ा नंबर इंट में बैठ सकता है उतना ही बड़ा नंबर फ्लोट में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, क्योंकि फ्लोट का कुछ पार्ट किसके लिए रिजर्व है? डेसिमल के लिए रिजर्व है ना। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या, कितनी साइज और किस टाइप का डेटा, मतलब कितनी साइज तुमको चाहिए और किस टाइप का डेटा तुमको चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड यूजिंग दिस डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप डिसाइड करेगा कि कितनी साइज देनी है। समझ में आ रहा है? डेटा टाइप विल डिसाइड। तो क्या करना है तुमको, सिंपली लेट से इसको मिलेगा 8 8 8 और वॉइड इज ऑलवेज 0। वॉइड मीन्स नथिंग। तो प्रोग्रामिंग में बेटा नथिंग को भी रिप्रेजेंट करने के लिए समथिंग लगेगा ना। प्रोग्रामिंग में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो नथिंग नहीं समझेगा उसको, कुछ नहीं है ये भी बताने के लिए हमको वहां पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा एक। सो फॉर दैट पर्पस कौन आता है पिक्चर में? वॉइड। तो वॉइड मतलब नो मेमोरी, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब टास्क क्या है आज का? वापस कीवर्ड्स के बाद यहाँ पे ये पार्ट समझा है, इनकी रेंज लिखनी है कि इंटीजर की रेंज कितनी होती है, कैरेक्टर की, फ्लोट की, डबल की, वॉइड की कितनी रेंज होती है, ठीक है? वॉइड की कितनी होगी रेंज? कुछ नहीं होगी ना, जगह ही नहीं है तो रेंज का सवाल ही नहीं आता है, राइट? अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आते हैं, कौन से? एक्स्ट्रा पिक्चर में लॉन्ग, शॉर्ट, साइन, अनसाइन। तो हमने बोला है चलना, तो धीरे चलना, तेज चलना, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। 2 कीवर्ड्स को कंबाइन करके कुछ एक अलग मीनिंग फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? तो लेट से अब मेरे पास इंट है, ठीक है? तो इंट है तो मुझे क्या करना है, अभी किसी का आधार नंबर स्टोर करना है, तो इंटीजर की रेंज कम पड़ रही है उसके लिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं फिर, मैं लॉन्ग इंट बोल के
इसकी रेंज क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं। लॉन्ग इंट, तो लॉन्ग इज ऑल्सो कीवर्ड, तो हमने बोला है हर कीवर्ड को एक स्पेसिफिक मीनिंग अटैच होता है। तो लॉन्ग इंट बोल के मैं क्या करूंगा, लेट से मुझे किसी का आधार नंबर स्टोर करना है तो ऑब्वियसली लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा अकाउंट नंबर के लिए, राइट। फिर मुझे किसी की एज स्टोर करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एज स्टोर करनी है तो नो नीड ऑफ 4 बाइट्स, मेरा 2 बाइट में भी काम हो सकता है ना, तो देन आई विल गो विथ शॉर्ट इंट, राइट। फिर साइन, तो साइन बाय डिफॉल्ट सारे साइन है, क्लियर, तो तुम इसको नहीं भी यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट है वो साइन, माइनस भी आते हैं उसमें प्लस भी आते हैं। व्हेन आई राइट अनसाइन इंट, ठीक है, तो अब पार्ट समझो यहाँ पे कैसा है, जो भी तुमको रेंज मिलती है वो माइनस, लेट से 2 बाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, -32,768 से लेके 32,767 तक, मतलब इतना बड़ा नंबर माइनस या प्लस से लेके इतना बड़ा नंबर 2 बाइट के इंटीजर में बैठ सकता है। इससे एक नंबर भी एक्स्ट्रा हो गया तो वो अलग वैल्यू देगा, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो उल्टा घूमने लगता है, बट मेरे लिए गार्बेज है ना वो, मैंने दिया प्लस नंबर और आउटपुट में आ रहा माइनस, तो गलत ही है ना, मतलब मैं एडिशन करने जा रहा हूँ तो सब्ट्रैक्शन होगा तो मेरा आउटपुट करेक्ट आएगा क्या, तो मेरे लिए वो वैल्यू गार्बेज है कि नहीं, मतलब मेरे काम की नहीं है कुछ, तो कचरा है, गार्बेज है मेरे लिए। तो यहाँ पे सिनारियो, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे पता चलता है कि भाई निगेटिव वैल्यूज की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, तो निगेटिव वैल्यूज की जरूरत नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ इसको 0 से स्टार्ट करो। फिर ये जो -32 वाली रेंज थी मेरी, ये किधर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, बाइट कितने अभी भी 2 ही है, समझ में आ रहा है, 2 ही बाइट है, बट साइंड होने के कारण क्या है, माइनस और प्लस को भी मिले, बट अनसाइंड अगर मैंने बोला है तो उसमें माइनस हट जाता है, माइनस हट जाता है तो फिर उधर का जितना भी रेंज था तुम्हारा, उधर जितने भी यूटिलिटी थी वो तुमको इधर दे दिया उसने, तो 2 बाइट में ही अभी तुम 65 तक का नंबर स्टोर कर सकते हो ना, बट अभी ये 2 अनसाइंड में तुम निगेटिव वाला स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि साइन स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास अभी वो बिट अवेलेबल नहीं है। सो जब मॉड्यूल एंड होगा प्रॉपरली तब मैं तुमको यहां तक भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों यही इतनी रेंज होती है, ठीक है, उस हर एक चीज का वाय है, मतलब क्लियरिटी है उसकी कि इतना ही रेंज क्यों मिलता है, फिर अनसाइन बोलने पे उतना रेंज क्यों मिलता है वगैरह सब, लेकिन अभी उससे लेना देना नहीं है कुछ। एंड वन मोर थिंग, अभी मैंने तुमको रेंज निकालने बोला तो रेंज याद करने की जरूरत है क्या, कोई बोलेगा क्या, कोई पूछेगा क्या तुमको कि इंटीजर की रेंज कितनी होती है पता, नहीं ना, फिर क्यों पता होनी चाहिए रेंज, ये रेंज इसलिए पता होनी चाहिए कि कल को मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर में किसी का आधार नंबर डालने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे बार बार गलत ही आउटपुट आ रहा है, तब मुझे क्लिक होना चाहिए कि अरे रेंज एक्सीड हो गया होगा, ठीक है, और तब मैं जाके गूगल करूंगा कि फिर एक्स्ट्रा की रेंज चाहिए तो मुझे क्या लगेगा, या लॉन्ग मुझे कितनी रेंज देगा, ये मुझे तब गूगल बताएगा कि नहीं, या इंटीजर कितनी रेंज देता है वो मुझे गूगल बताएगा, और फिर मैं चेक करूंगा कि अच्छा है इंटीजर की रेंज इतनी थी और मेरा नंबर इतना बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है गलत आउटपुट आ रहा है, फिर मैं बोलूंगा मुझे पता है लॉन्ग, फिर मैं क्या चेक करूंगा कि लॉन्ग की रेंज कितनी है, तो लॉन्ग बोलेगा आई एम हैविंग इनफ रेंज, फिर मेरा अगर नंबर उसमें बैठता है तो ठीक है, तो लॉन्ग इंट, नहीं तो फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट, क्लियर, रेंज बढ़ानी है ना तुमको, 4 बाइट से 8 बाइट करोगे उसको, तो 8 बाइट करोगे मतलब बर्तन बड़ा हो जाएगा, बर्तन बड़ा होगा तो दूध ज्यादा बैठेगा उसमें, सिंपल, क्लियर है क्या। सो दैट इज द रोल ऑफ डेटा टाइप्स, तो ये है, बहुत से लोग बोलते हैं वेरिएबल मेमोरी बना के नहीं देता है, डेटा टाइप मेमोरी बना के देता है ना बेटा। अब मैं कल को यहाँ पे बोलूंगा ए, बताओ कितने साइज का है ए, नहीं ना, जब मैं बोलूंगा इंट ए तो डेटा टाइप इज डिसाइडिंग ना कि कितनी जगह देनी है और किस टाइप का डेटा उसमें बैठना चाहिए, ठीक है, ये ए क्या है, दिस ए इज आइडेंटिफायर सिंपली, तो वो वाला पार्ट अभी पढ़ना है, थर्ड वाला पार्ट इज आइडेंटिफायर। तो ये मैंने बोला यहाँ पे इंट, इंट, फ्लोट, फ्लोट, कैर, डबल, ऐसे बोल दिया,
क्या इधर 4 बाइट बने, इधर 4 बाइट, इधर 4 बाइट, इधर 4 बाइट, इधर 1 बाइट और इधर 8 बाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना है, लेट से ये कंटेनर बने फॉर एग्जांपल, मुझे क्या करना है, इसमें इसमें शक्कर स्टोर करनी है, इसमें चाय पत्ती स्टोर करनी है, इसमें वाटर स्टोर करना है, इसमें वापस शक्कर स्टोर करनी है, इसमें चाय का कुछ मसाला स्टोर करना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर कैसे बताऊंगा, मुझे शक्कर स्टोर करनी है तो क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? वो बर्तन, रोहित शर्मा हूं मैं, वो बर्तन नहीं बोलूंगा ना, वो बर्तन ऐसे बोलूंगा क्या? या पहले नंबर का दूसरे, मुझे क्या पता ना कौन से नंबर का किधर है, मेमोरी में उसको किधर क्या जगह मिली नहीं पता ना मुझको। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? बट जब मैं इसको बना रहा हूं तभी मैं इसको एक आइडेंटिफायर दे सकता हूं कि नहीं, कि इस जगह को मैं इस नाम से आइडेंटिफाई करूंगा कल को। समझ में आ रहा है कि इस जगह को मैं इस नाम से आइडेंटिफाई करूंगा, इस जगह को मैं इस नाम से। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो ये नाम मैं असाइन कर रहा हूं ना, वहां पे क्या करूंगा, ये नाम असाइन करूंगा और दैट विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई दैट प्लेस। समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिफायर तो तुमको क्या हेल्प कर रहा है, उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, वेरिएबल। वेरिएबल है वो, सिंपली उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना, कल को वैरी हो सकती है ना। सिंपली इस ए में मैंने आज 10 डाला है, अब ये सिंटैक्स क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे आज। इस ए में मैंने 10 डाला है तो कल को इस ए में मैं 20 भी डाल सकता हूँ ना। क्लियर? बट बर्तन चेंज हो रहा है क्या? बर्तन वही है और उसी जगह पे है, फिक्स है उसी जगह पे। मैं बस क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ बस। समझ में आ रहा है? तो कल को मैं बोलूंगा कि भाई वो ए बर्तन में का डेटा लेके बड़े वाले बर्तन में डालो, बी बर्तन का डेटा लेके बड़े वाले बर्तन में डालो। तो ए बी सी डी ये जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, क्लियर, उसमें से एक एक डेटा निकलेगा और उसके बाद वो चाय बनेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो जब मुझे पता चलता है कि चाय फीकी बनी है तो मैं क्या चेक करूंगा, चाय फीकी बनी है तो अरे शुगर किस बर्तन में थी, तो शुगर किस बर्तन में थी तो मैं मेमोरी डायग्राम में जाके देखूंगा कि अरे शुगर को वैल्यू दिया था क्या, लेकिन समझ में आया क्या? यह सिर्फ खाली बर्तन लाके रखा था। समझ में आ रहा है? खाली बर्तन है या वैल्यू है, आगे की प्रोसेस को तो बोला है ना बस बर्तन इसमें डाल, तो उसको क्या लेना देना ना उसके अंदर क्या वैल्यू है। उसको बोला गया है कि इस बर्तन में जो भी है वो बड़े वाले बर्तन में डालने का, खत्म। तो वो चेक करेगा क्या, वो बोलेगा क्या टाइम पे कि अरे इसमें तो शक्कर ही नहीं है। उसको नहीं पता कुछ, उस कुक को नहीं पता ना। कुक को क्या बोला है, कुक इज फॉलोइंग द प्रोसेस, उसको जो रेसिपी बुक बना के दिया है दैट थिंग इज फॉलोइंग। समझ में आ रहा है? सो आइडेंटिफायर्स, तो अभी इसमें दो चीजें आती है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब 10 है और ए है, राइट? तो ए इज अ वेरिएबल हियर, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये चेंज हो सकता है क्या, ये फिक्स है 10 कांस्टेंट। पर ये आइडेंटिफायर बोल सकते हैं क्या इसको? बोल सकते हैं ना, क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है ना किसी डेटा को, किस डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है, 10 इस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं। क्लियर? तो आइडेंटिफायर, ठीक है। बट अब ये कांस्टेंट इतना पिक्चर में नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? फिक्स वैल्यू है, यू नो दैट वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग 10। तो धीरे धीरे क्या होता है, आइडेंटिफायर वेरिएबल, आइडेंटिफायर वेरिएबल। समझ में आ रहा है? बट तुम जब वेरिएबल बोल रहे हो, सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, देखो एम्प्लॉय है, सेल्स मैनेजर है और एचआर है, राइट? तो मैं सेल्स मैनेजर को बोल सकता हूं कि नहीं क्या रे एम्प्लॉय है करके, मैं एचआर को बोल सकता हूं कि नहीं एम्प्लॉय है करके। तो जनरलाइज टर्म में मैं बोल सकता हूं ना, कांस्टेंट को और वेरिएबल को दोनों को भी, कि ये क्या है, आइडेंटिफायर। बट मैं एचआर को सेल्स मैनेजर और सेल्स मैनेजर को एचआर बोल सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता ना। समझ में आ रहा है? इन जनरलाइज इनको आइडेंटिफायर बोल सकता हूँ, बट स्पेशलाइज अगर मुझको एक्सप्लेन करना है क्या रे वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब क्या है वो, कांस्टेंट है, ठीक है।
वो वैल्यू चेंज हो रही है, वैरी हो रही है बार बार, तो वो क्या है, वेरिएबल है। तो ये तीनों चीजें समझी है एवरीवन, डेटा टाइप का पर्पस समझा है, क्लियर। सो वापस ध्यान दो, क्या पढ़ा हमने, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में जो है तुम्हारा टास्क ये है कि ये 32 कीवर्ड्स तुमको लिखने हैं आज। देन क्या पढ़ा है, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में क्या, डेटा टाइप्स में क्या, डेटा टाइप्स में टास्क क्या है तुमको, रेंज प्लस फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, ठीक है। अब वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, प्रिंटफ वगैरह आएगा तब इंट्रोड्यूस करूंगा, बट बता रहा हूं अभी कि रेंज लिखनी है इन डेटा टाइप्स की, प्लस कौन से डेटा टाइप को क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो वाला लिखना है, समझे। रेंज लिखनी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, और वो साइज भी लिखनी है, कितनी साइज होती है, ठीक है। रे साइज प्लस रेंज प्लस फॉर्मेट स्पेसिफायर, दिस इज हाउ डेटा टाइप्स। एंड देन क्या पढ़ा है, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर्स में क्या आएगा तुम्हारा, रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या रूल्स है, एग्जांपल जैसे अभी हमने वो चलना वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, कि कीवर्ड है ऑलरेडी रिजर्व है, तो उस कीवर्ड को मैं वेरिएबल का नाम दे सकता हूं क्या, कंफ्यूज हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। अब ये 10 है, अब ये 10 ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज अ कांस्टेंट फिक्स, तो इसको मैं वेरिएबल बोल सकता हूं क्या, नहीं। तो वेरिएबल का नाम इंटीजर से शुरू हो सकता है क्या, मतलब वेरिएबल का जो नाम है वो डिजिट से शुरू हो सकता है क्या, नहीं। समझ में आ रहा है, वो सिंपल रूल है बेटा उसमें, क्लियर है क्या। कल को जब तुम एरे पढ़ने जाओगे तो तुम ARR ऑफ 10 ऐसा करोगे, ARR ऑफ 10 ऐसा करोगे, कैसे समझेगा कि ये एरे की बात हो रही है वेरिएबल की, क्लियर। हाँ, बट वेरिएबल के नेम में अगर तुमने स्पेशल सिंबल्स अलाउड कर दिए तो फिर इधर कंफ्यूजन होगा कि नहीं, तो इसलिए देयर शुड नॉट बी स्पेशल सिंबल्स व्हाइल डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स। समझ में आ रहा है, ऐसी मल्टीपल चीजें हैं, तो वो रूल्स लिखना है कि सिर्फ अंडरस्कोर चलता है, स्पेस नहीं चलता है, राइट। तो वो वेरिएबल्स के रूल लिखना है, एंड ऑन दैट वी विल डिस्कस अगर तुमको कोई डाउट है तो अभी सिंपली आई होप अब तक का तो समझा है सबको पार्ट। वही मैंने तुमको बोला था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, तो टेक्निकल पार्ट जो हमने इससे पहले 2 दिन डिस्कशन किया है दैट इज रिलेटेड टू अल्गोरिदम पार्ट। इवन मैं तुमको पढ़ाते पढ़ाते वक्त भी बोला था कि ये जस्ट तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए है, कुछ टेक्निकल चीजें नहीं भी समझ में आई तो यू कैन इग्नोर, बट दिस यू कैन नॉट इग्नोर अभी, ये तो समझ में आना ही चाहिए, और आई होप ये आ रहा है सबको समझ में, क्लियर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना चाहिए। तो अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तुमको तो पूछो। अभी इसमें आई डोंट थिंक ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बेसिक लेवल पे है, बट क्लियर है क्या, समझा क्या एवरीवन, एनी अदर डाउट। चलो डाउट है कोई तो पूछो। डेटा टाइप, ओके, सो वी विल रिपीट डेटा टाइप वाला पार्ट, वापस समझो। एक इंफॉर्मेशन मुझको स्टोर करनी है, एक इंफॉर्मेशन मुझको स्टोर करनी है, कल को मुझे स्टोर करना है 10 ए क्या 10.2 ऐसे मल्टीपल डेटा मुझको स्टोर करना है। तो डेटा मुझे स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा, जगह लगेगी। तो जगह बना के देने का काम किसका है, डेटा टाइप्स का, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो, मतलब डेटा टाइप बताएगा ना, लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन देगा, स्पेसिफिक वो डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो है वो बताएगा कितनी जगह बना के देनी है, ठीक है। तो मुझे इंटीजर स्टोर करना है, कैरेक्टर स्टोर करना है, डबल स्टोर करना है, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग टाइप का डेटा है ना, समझ में आ रहा है। तो किस टाइप का डेटा स्टोर करना है वो डिसाइड करेगा, और कितनी साइज देनी है वो डिसाइड करेगा तुम्हारा डेटा टाइप। सो हियर इंट इज अ डेटा टाइप,
अब आया कहाँ से इंट? कीवर्ड्स में से। हमने क्या बोला कि 32 कीवर्ड्स है, उसमें हर एक कीवर्ड को अपना अपना एक मीनिंग अटैच किया है, मतलब वो कीवर्ड यूज करने पे ऐसा ऐसा काम होता है। तो इंट यूज करने पे क्या काम होता है? इंट यूज करने पे मेमोरी में 4 बाइट मतलब ही 32 बिट्स का मेमोरी मिलता है। और फिर ये 32 बिट्स 0 या 1 हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक इंटीजर बनेगा। एक इंटीजर बनेगा तो मैक्सिमम सारे 0 हो सकते हैं या मैक्सिमम सारे 1 हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी रेंज कि कितने तक का डेटा इसमें बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? तो किस टाइप का डेटा बनेगा और किस टाइप का डेटा जाएगा और उसको कितनी मेमोरी मिलेगी, दैट विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो उसके लिए हमको चाहिए डेटा टाइप। तो अलग अलग टाइप का डेटा है हमारे पास, तो उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप्स। मतलब क्या होगा, कल को मैं इंटीजर ए में 10.2 डालने गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ए के पास वो मैकेनिज्म नहीं है, तो डेटा लॉस होगा। अभी हम सी प्रोग्रामिंग के केस में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं है, टाइप कास्ट वगैरह होके वो काम होगा, डेटा यहाँ पे लेकिन लॉस होगा ना। समझ में आ रहा है क्या? कल को मेरे पास एक क्या बोलते हैं इंटीजर है और मैं इसमें ह्यूज वैल्यू डाल रहा हूँ, तो डेटा लॉस के चांसेस है। समझ में आ रहा है? 5 लीटर का बर्तन है, उसमें 10 लीटर दूध ला रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली 5 लीटर तो वेस्ट जाएगा, जाएगा ही ना। समझ में आ रहा है क्या? तो वो वाला पार्ट है, ठीक है। रही बात 15 लीटर का बर्तन लेके जा रहा हूँ 1 लीटर दूध लाने के लिए, तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी वेस्ट जाएगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी ना कि कैसे मेमोरी मैनेज करनी है क्या। बट डेटा टाइप बता रहे हैं ना कि मैं कितनी मेमोरी दूंगा, क्या मेमोरी दूंगा। समझ में आ रहा है? सो द रोल ऑफ डेटा टाइप इज टू डिसाइड हाउ मच स्टोरेज, ठीक है, एंड विच टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप जो है, जैसे कीवर्ड इज अ स्पेशल वर्ड, क्या विच हैज द स्पेसिफिक मीनिंग, रिजर्व वर्ड विच हैज द स्पेसिफिक मीनिंग अटैच, उसको एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। वैसे डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप क्या डिसाइड करता है? इट डिसाइड्स टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ मच स्टोरेज, कि डेटा स्टोर करने के लिए विच टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ मच स्टोरेज। तो डेटा टाइप क्या करता है? जगह बना के देता है, और उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कौन आता है? उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कौन आता है? आइडेंटिफायर। अंडरस्टूड? यस। इसमें कोई डाउट है और क्वेश्चन है और कोई तो बताओ। कोई पार्ट नहीं समझा है तो मुझको बोलो, बार बार विल रिपीट। मैं वही बोल रहा हूँ कि रेज करना है बस। तो जब तक तुम्हारे सारे वाई क्लियर नहीं होते, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ठीक है, तब तक वी विल एक्सप्लेन। इवन रेंज तक के वाई है अपने पास कि ये रेंज इतनी क्यों जाती है, उतनी क्यों जाती है, वो वाला पार्ट। यस, अंडरस्टूड एवरीवन। कंपाइलेशन प्रोसेस क्लियर है सबको? एक बार वापस रिवाइज करता हूँ, क्या है कंपाइलेशन प्रोसेस? ये रहेगा मेरा सोर्स कोड। अभी जो मैंने आज टोकन इंट्रोड्यूस किया है, उन सारे टोकन्स को मिला के अलग अलग हम सिंटैक्स फॉर्म करेंगे। उन सिंटैक्स फॉर्म करके हम हमारे लैंग्वेज में, इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस बना के रखेंगे। फिर वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे किसको? वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कंपाइलर को। कंपाइलर के पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, इधर के इंस्ट्रक्शन इधर के इंस्ट्रक्शन वो मैच करेगा। अगर कुछ मैच नहीं होते तो तुरंत कंपाइलर तुम्हें यही पे बताएगा कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, इसको करेक्ट करके बता। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एरर, कंपाइलेशन एरर या सिंटैक्स एरर। ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, ये तो अच्छे से बता, ठीक है। जब कंपाइलर को सारी चीजें समझ में आती है, मतलब सारे तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली समझ में आते हैं,
तभी वो बाइनरी बनाएगा, तब तक नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऑन सक्सेसफुल कंपाइलेशन ही बाइनरी फाइल बनेगी। फिर ये बाइनरी फाइल किसके पास जाएगी? ये बाइनरी फाइल जाएगी मशीन के पास। मशीन को ये बाइनरी फाइल मिलेगी एंड देन मशीन के पास क्या होगा? मशीन के पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर के पास एक इंस्ट्रक्शन सेट होगा। तो इधर से आया हुआ बाइनरी लाइन बाय लाइन इंटरप्रिट करेगा वो, और इंटरप्रिट करने के बाद वो जो सिग्नल्स है किसको भेजेगा? हार्डवेयर को भेजेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी दिखना है, आउटपुट दिखना है या फैन चालू होना है, एसी चालू होना है, वो होगा बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जस्ट ठीक है। तो अब मेरा डिस्कशन, मेरा जर्नी कहां तक है? मैं बस सोर्स कोड लेके कंपाइलर तक जाऊंगा। ठीक है, अब बाइनरी कैसे बनाता है, ओएस उसको कैसे इंटरप्रिट करता है, क्या करता है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। कंपाइलर से कंपैटिबल मैंने, मतलब ओएस से कंपैटिबल मैंने कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया कि नहीं? पहले तो मतलब जो मेरी ओएस है उसी टाइप का मुझे कंपाइलर लगेगा ना। वो कंपाइलर मैंने इंस्टॉल कर लिया, उसके अकॉर्डिंग ये सब काम होगा। तो मेरा जर्नी यहाँ तक है। अभी जो भी हम कोडिंग पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो ये सोर्स कोड में प्रॉपर लिख सके। ठीक है, ये सोर्स कोड प्रॉपर लिखूंगा, इसको कंपाइलर को दूंगा। कंपाइलर कुछ एरर आता है तो मुझको बताएगा, एरर नहीं आते हैं कंपाइल करके उधर जाएगा, वो काम होगा। ठीक है, अब वो काम होने के बाद कोड रन हुआ। रन होने के बाद कुछ गलत आ रहे हैं आउटपुट। ठीक है, गलत आ रहे हैं कुछ आउटपुट, तो मैं क्या करूंगा? फिर मेमोरी डायग्राम की हेल्प लूंगा। मैंने जो मेरा कोड किया है उसको मैं चेक करूंगा मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग कि भाई सब सही जा रहा है क्या। मतलब रन टाइम जो एरर आते हैं वो लॉजिकल एरर, जैसे कि प्लस की जगह पे मैंने लिख लिया माइनस, तो कंपाइलर उसको डिटेक्ट थोड़ी करेगा ना। कंपाइलर को क्या पता कि तू मतलब तुमने बोला है फंक्शन का नाम एडिशन और कर उसमें रहे हो सब्ट्रैक्शन, तो कंपाइलर को क्या लेना देना। वो उसको कंपाइल करके बोल रहा है कि सिंटैक्टिकली करेक्ट है, सो मैं आगे जाता हूँ। आउटपुट गलत आ रहा है मतलब लॉजिकल एरर है ना। तो लॉजिकल एरर के लिए मैं ट्रेस करूंगा, जगह जगह पे मैं चेक करूंगा या प्रिंट करके देखूंगा यहाँ तक आउटपुट क्या आया, वहां तक आउटपुट क्या आया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल सॉल्व दैट पार्ट। यहाँ तक का सिनारियो क्लियर है? सो नो नीड टू डिस्कस या केयर अबाउट दिस पार्ट कि कैसे करता है, क्या करता है, ओएस इंटरनली कैसे काम करता है, क्या कुछ जरूरत नहीं हमको उस चीज की। हमारा काम है सोर्स कोड टू कंपाइलर। कंपाइलर बताएगा भाई यहाँ पे गलती है, और कंपाइलर पूरा डिटेल में बताएगा कि ये लाइन पे ये मिसिंग है, वो लाइन पे वो मिसिंग है, वहां पे वो चेक करो, हो जाएगा वो पार्ट। अंडरस्टूड? तो ये है कंपाइलेशन प्रोसेस वाला पार्ट। नाउ और क्या है इसमें कंपाइलेशन प्रोसेस में, मतलब रिवाइज क्या करना है, लास्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा की चीजें तुमको बताया। मेमोरी डायग्राम, ओके। तो मेमोरी डायग्राम, तो अभी लेट से जब भी ये भी बाइनरी फाइल रन होगी, तो बाइनरी फाइल रन होगी तो जाएगा ओएस के पास। ओएस क्या करेगा? रैम में मेमोरी एलोकेट करेगा, क्योंकि अभी जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है तुम्हारा ये सब टेम्पररी है ना। कोई भी डेटाबेस वगैरह कनेक्टिविटी है क्या इसके लिए? जो भी तुम्हारे ऑपरेशन हो रहे हैं वो टेम्पररी हो रहे हैं। हाँ, फाइनल आउटपुट तुमको स्टोर करना है कहीं पे, तो तब तुम कोई एक्सटर्नल फाइल हैंडलिंग या जेडीबीसी डेटाबेस कनेक्टिविटी जो भी है, डेटाबेस को कनेक्ट करके वहां पे वो हार्ड कोडेड मतलब वो क्या फाइल स्टोर करते हो, परमानेंट फाइल स्टोर करते हो, तो वो मेमोरी तुमको मिलेगी वहां पे एक्सेस करने के लिए। लेकिन प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सी मेमोरी है? सारी रैम। तो रैम जो है, रैम के पास होगा एक कोड सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो लिखा था इंट या इफ या एल्स फॉर, ये ऐसे इंस्ट्रक्शन दूंगा ना मैं, प्रिंट वगैरह ऐसे बहुत से इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो उन सब इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए भी जगह लगेगी कि नहीं?
समझ में आ रहा है? सो वो जगह विल बी प्रोवाइडेड इन कोड सेगमेंट, बट ओएस कैसे मैनेज कर रहा है उसको उससे लेना देना नहीं है मुझे। मुझे समझना है डेटा सेगमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो डेटा से रिलेटेड पार्ट कहाँ पे जगह मिलना पॉसिबल है? तो एक है तुम्हारा ग्लोबल एंड स्टैटिक वाला एरिया, ये एक है तुम्हारा हीप मेमोरी वाला एरिया। ठीक है, तो ग्लोबल एंड स्टैटिक हम एक प्लेस पे इंट्रोड्यूस करेंगे आगे जाके, एंड हीप वाला भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के वक्त इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसका तब क्या रोल है, क्या प्ले करता है, वो सब मैं बताऊंगा। अभी के लिए जो हम करने वाले हैं काम, मेन में लिखने वाले हैं सारा कोड कुछ दिन फंक्शंस आने तक, या फंक्शंस भी आ जाते हैं तो भी उनको जगह कहाँ पे मिलती है? मतलब स्टैक में, स्टैक फ्रेम्स ओपन होते हैं, उनको जगह मिलती है स्टैक में, और उस फंक्शन के अंदर जो मैंने कोड लिखा है उसको भी जगह उसके स्टैक फ्रेम में मिलती है, ऐसा नहीं है। उस कोड में अगर मैंने स्पेसिफिक बोला है कि वो जगह हीप पे चाहिए तो वो हीप पे मिलेगी। मतलब मैंने जहां पे भी रिक्वेस्ट की है वो जगह वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो अभी सिंटैक्स पे फोकस मत करो, सिंटैक्स लिख रहा हूं मैं बस। लेट से मैंने बोला वॉइड मेन इंटीजर ए, राइट? तो वेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड, उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है। ठीक है, फंक्शन के वक्त ही ज्यादा अच्छे से समझेगा। अभी सबसे पहले ओएस किसको कॉल करेगा? मेन को। तो मेन को कॉल करेगा तो स्टैक में सबसे पहले कौन आएगा? मेन का स्टैक फ्रेम, राइट? और इसके अंदर मैंने बोला है इंट ए, मतलब ही क्या? यहाँ पे ए नाम का एक मेमोरी बनेगा, और इसको लेट से 2000 से लेके 2004 4 बाइट ओएस अलोकेट करके देगा, लाइक दिस। ठीक है, वो डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है, इनिशियलाइजेशन वाला वो पार्ट है, उसमें देखेंगे हम ये चीज। बट सिंपल यहाँ पे वो स्टैक फ्रेम ओपन होते जाएंगे, यहाँ से वैनिश होते जाएंगे, बट नॉट नेसेसरी इसमें मैं जो पूरा कोड लिखता हूँ हमेशा यहाँ पे जगह मिलती है। यहाँ पे अगर मैं मैलॉक लिखता हूँ तो जगह कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी, हीप में। तो ठीक है, तो मेमोरी डायग्राम जो है जब हम कोड लिखना चालू करेंगे तब वो समझ में आएगा। लेकिन ओवरऑल मेमोरी का अलोकेशन समझ में आया क्या, कि कैसे कैसे ओएस ने उसको डिवाइड करके रखा है? बट इससे भी अपने को लेना देना है क्या कुछ? समझ में आ रहा है? सिंपली जो भी काम है अपना, वी आर डीलिंग विथ ओनली डेटा सेगमेंट, राइट? डेटा सेगमेंट में इतने इतने पार्ट अलोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। अंडरस्टूड? सो कंपाइलेशन प्रोसेस, मेमोरी डायग्राम, टोकन्स की ये 3 चीजें। ठीक है, टोकन्स में और चीजें हैं, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, और वो डिटेल में पढ़ना है पूरा ऑपरेटर्स का। ठीक है, उसके साथ साथ एक एक चीज इंट्रोड्यूस होती जाएगी। यस, ग्लोबल एंड स्टैटिक, हाँ, ग्लोबल एंड स्टैटिक एरिया है। यस, एनी अदर डाउट? क्वेश्चंस करो, जो भी लगता है तुमको क्वेश्चंस करो। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बाद में डिटेल में जाएंगे हम, मैं भी तुमको आइडिया देके रख रहा हूँ। ग्लोबल एंड मेमोरी डायग्राम में अभी उसके लिए ग्लोबल मैं एक रफली इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर तुमको लगेगा सर वो टेक्निकल पार्ट, कुछ लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, बेसिक लेवल पे बोलता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे बना दिया इंट ए, मैंने बोल दिया यहाँ पे इंट एक्स। ठीक है, इंट एक्स बना दिया, तो ये इंट एक्स कैसा है अभी? ये ग्लोबल एरिया में है। मतलब ये जो ए है इसको सिर्फ मैं नहीं एक्सेस कर सकता है, बट ये जो एक्स है उसको पूरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो पूरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उसको यहाँ पे मेमोरी नहीं मिलेगी, या यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसको मेमोरी कहाँ पे मिलेगी? तो कितने भी स्टैक फ्रेम है, सारे के सारे स्टैक फ्रेम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द पर्पज। ठीक है, तो ग्लोबल एंड स्टैटिक एरिया, तो जब मैं ग्लोबल सिखाऊंगा तब वो एरिया का काम आएगा, जब मैं मैलॉक पढ़ाऊंगा तब इस एरिया का काम आएगा, जब मैं अभी वो मेन वगैरह चालू करूंगा तब इस एरिया का काम आएगा। तो अपना अपना एक एक एरिया है, तो वो समझना इसलिए कि जगह कहाँ पे मिली उसको। ठीक है, एवरीवन क्लियर है क्या?
क्योंकि बहुत सी चीजें आती है उसमें, और क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, तो फिर एरर आना चाहिए था, क्योंकि एक स्टैक फ्रेम में दो एक्स नहीं हो सकते, बट नहीं है ना, ये इसमें है, ये इसमें है, दोनों अलग अलग है, फिर प्रायोरिटी किसको, प्रायोरिटी स्टैक वाले को, ऐसा होगा वो। तो बहुत सा डिस्कशन है, दैट डिस्कशन विल डू, बट आज का पार्ट बस इतना है कि टोकन्स में कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स, फिर तुमको कंपाइलेशन प्रोसेस बताया एंड मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट बताया। तो ये इन चीजों चीजों पे फोकस करो, तीन चीजों पे। और यहाँ पे जो तुमको टास्क बताया कि 32 कीवर्ड्स लिखना है, या क्या बोलते हैं अपना रेंज लिखना है, वेरिएबल के रूल लिखना है, वो काम टाइम टू टाइम करो, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज याद करने वाली नहीं होती है, इट इज ऑल अबाउट लॉजिकल, ठीक है। हाँ सिंटैक्स पार्ट करूँ किंवा तो सिंटैक्स पार्ट करूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। कंसेप्चुअली समझना है, इसकी जरूरत क्यों है, क्या है, वो सब चीजें। चलो अभी क्वेश्चन है कुछ और तो बताओ। यस, नो डाउट, जनरल समझ में आया ना, समझ में नहीं आया तो तुरंत बताना है। यस, ऑनलाइन एज वेल, तुरंत रिवाइज करवाने लगाना है कि कोई टॉपिक नहीं समझा है तो। डेटा टाइप समजलंय की नाही समजलंय? हा, नसेल समजलं तर परत विचारायचं, इट्स नॉट लाइक दैट कि अरे एकदा विचारला आता परत कस। जब तक तुमको नहीं समझ में आता है, फिर कुछ स्टेज पे ऐसा होगा कि चलो 4 बार किसी को रिपीट करना पड़ रहा है, तो मैं पूरे क्लास के लिए 4 बार रिपीट नहीं करूंगा, बट वो लेक्चर होने के बाद वो बंदा मेरे पास आ सकता है, आई विल एक्सप्लेन हिम कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो तुम वो बताओ, तो मैं तुमको बराबर वो गाइड करता हूँ उस चीज पे। अभी कोई क्वेश्चन है तो बोलो, अपार्ट फ्रॉम टुडेज टॉपिक एज वेल, ठीक है। डिफरेंस नजर आया क्या तुमको? जो दो अल्गोरिदम बिल्डिंग के लेक्चर, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो समझो, जो मैंने पहले दिन भी तुमको बताया था और ये भी बताया था कि ये टेक्निकल पार्ट शुरू होने दो, फिर तुमको चीजें क्लिक होते जाएगी। अल्गोरिदम वगैरह वाला पार्ट कैसे होता है कि हमको ये बताना पड़ता है कि ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, फिर वो ये यही मैं जिसको बोला अभी, ये जो ग्लोबल वाला एक दो लोगों को समझ में आया होगा और बाकी लोगों के सर के ऊपर से गया होगा, तो जाने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज का टॉपिक क्या है, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें समझ में आए ना तुमको, तो आज का लेक्चर समझ में आया। नहीं तो होता क्या है, मैं लास्ट में कुछ ग्लोबल का बोला और वो नहीं समझा, और साइकोलॉजिकली लगता है अरे आज का लेक्चर ही समझ नहीं आया। आज का लेक्चर कहाँ तक था, ये तीन चीजें समझने तक। उसके बाद का जो डिस्कशन हुआ वो जनरल हुआ, वो बाद में आने वाला है, जब उसका डिटेल में रोल आएगा तब। सो डेप्थ में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये टोकन से ही अगर चीजें समझ में आ गई तो आगे क्लियरिटी आती है। आई डोंट थिंक कि कॉलेज में टोकन पढ़ाया भी जाता होगा, ये टोकन इज जस्ट टॉपिक, उसके बाद सीधा ईफेल्स, और ईफेल्स से काम करो अपना। लगभग ईफेल्स अगले हफ्ते आ सकता है कितना अपना डिस्कशन है पहले का, ऑपरेटर्स पे डिस्कशन है, डमी क्या होता है, प्रिंट एफ वगैरह, ये सब चीजों पे, ठीक है। बट ओनली द थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज अटेंडेंस, ठीक है। रेगुलरली अटेंड करना है, प्लस रेगुलरली जो काम बोला गया है वो वाला काम करना है। ज्यादा टास्क नहीं दे रहा हूँ तुमको, बेसिक लेवल पे ही बोला है, बट वो खुद करो काम, ठीक है। धीरे धीरे वो चीजें समझ में आती है, ठीक है। वो रेंज वाले एग्जांपल से समझा है क्या कि कोई चीज याद नहीं करनी है, वो ये क्या बोलते हैं अपना 2 डिजिट का रेंज है इसलिए मुझे याद है वो पांच पांच क्या 5 डिजिट वाला 2 बाइट का, 4 बाइट का मुझे भी नहीं पता क्या है, तो कुछ 214 समथिंग ऐसा, 10 10 डिजिट 9 10 डिजिट का है वो कुछ नंबर। नॉट नेसेसरी वो याद हो मुझे, मुझे ये पता है कि भाई वो 10 डिजिट का है कि नहीं, या 9 डिजिट का है कि नहीं, और 2 से शुरू होता है। तो मेरा अगर कोई आधार नंबर है तो 12 डिजिट का है, तो ऑब्वियसली उस रेंज में नहीं बैठने वाला है। ये तो लॉजिकल है ना, मैथमेटिकली है ना, कि 12 डिजिट का नंबर ऑब्वियसली 10 से बड़ा होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
रेंज बढ़ानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा है, मेमोरी बचाने का मैं सोचूंगा तो मैं शॉर्ट करूंगा उसको, समझ में आ रहा है? बट कोई बोलेगा चलो लॉन्ग ही बड़ी रेंज है तो हर बार लॉन्ग ही लेते रहे, तो मेमोरी वेस्ट हो रहा है ना। मतलब रोज तुम्हारा 2 लीटर दूध लाना होता है और तुम 15 लीटर का बर्तन लेके जाते हो, तो इट इज नॉट इवन इजी टू कैरी एज वेल ना। समझ में आ रहा है क्या? तो वो वाला पार्ट है। तो इन सब चीजों को प्रॉपरली समझो। तो डेटा टाइप की क्लैरिटी है, डेटा टाइप्स, उसमें बेसिक आएगा, डिराइव्ड आएगा, यूजर डिफाइन आएगा। तो डिराइव्ड में होगा तुम्हारा एरे। अब एरे भी क्या है? डेटा टाइप ही है ना, वो भी जगह ही बना के दे रहा है ना। ये एक इंटीजर स्टोर करने के लिए जगह बना रहा है, वो 10 स्टोर करने के लिए जगह बना रहा है, इतना ही डिफरेंस है बस। अंडरस्टूड? तो डिराइव्ड, देन यूजर डिफाइंड, ये सब एक एक चीजें पढ़ेंगे फिर। द ओनली थिंग इज अटेंडेंस एंड क्वेश्चनिंग मैक्सिमम। ये नहीं समझा है, वो नहीं समझा है, ऐसे किया तो क्या, वैसे किया तो क्या, पूछो। हर चीज में क्वेश्चन करते रहो। इंस्टॉलेशंस के रिगार्डिंग तुमको मिला है गाइडलाइंस। आज के लैब में क्या हुआ है? ऑनलाइन का क्या है शेड्यूल, क्या है लैब का तुम्हारे? यस, ऑनलाइन लैब का शेड्यूल क्या है एवरीवन? प्रशांत, देन अभिषेक, साक्षी, सुजीत। तुम्हारे लैब में क्या हुआ है आज? 6 PM, ओके। हाँ, तुम्हारे लैब में क्या हुआ है आज? जनरल डिस्कशन, बाकी इंस्टॉलेशंस वगैरह रिलेटेड, ओके। डेव C++ इंस्टॉल करना है सबने, ठीक है। जिनको VS कोड आता है दे कैन यूज VS कोड एज वेल, बट जिन लोगों ने पहले इंस्टॉल नहीं किया है, बिगिनर लेवल पे हो, तो डेव C++ 6.3 वाला वर्जन यूज करो। रेड कलर का सिंबल है उसका, तो वो इंस्टॉल करो, ठीक है। बाद में वो क्यों करना है इंस्टॉल, क्या करना है वगैरह, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड वन मोर टास्क, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, तो एक टास्क तुमको और देता हूँ, दैट इज राइटिंग डॉस कमांड्स फॉर फाइल हैंडलिंग। डॉस कमांड समझ में आती है सबको? जिनको नहीं समझ में आती है बताता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट है अपना CMD, ऐसे ओपन होता है कंप्यूटर पे। मैं अगर क्या अपना विंडोज में जाके CMD टाइप करता हूँ तो ये ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फाइल हैंडलिंग कमांड है, जैसे तुम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकते हो, नया फोल्डर बना सकते हो, नई फाइल। कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, वापस समझो, कोडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। जनरल, तुम राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हो कि नहीं? तो वैसे तुमको कमांड देते भी न्यू फोल्डर बनाते आना चाहिए। तो ये जस्ट तुमको हैबिचुअल करने के लिए कि भाई कमांड्स क्या होते हैं। तो लेट से MKDIR लिख दिया मैंने, इतना MKDIR क्या समझ रहा है मुझे इससे? नहीं ना। मेक डायरेक्टरी, बट प्रॉपर सिंटैक्स क्या है उसका? मेक डायरेक्टरी, लेकिन क्या, कौन सी डायरेक्टरी? यहाँ पे उसका नेम भी देना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से वो कमांड लिखते आने चाहिए, क्या कि MKDIR इज अ कमांड, सामने फाइल का नाम, ठीक है। वो फाइल का नाम देने पे एंटर करोगे तो जिस भी फोल्डर तक तुम हो अभी, पाथ तुम्हारा, वहां पे क्या बनेगा? एक डायरेक्टरी बनेगी। फिर उस डायरेक्टरी में जाने के लिए CD चेंज डायरेक्टरी, देन कोई फाइल बनाना है, उस फाइल को रिमूव करना है, रीनेम करना है, एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी करना है। ये बेसिक कमांड्स देखो, पता होने चाहिए अपने को कमांड्स बेसिक। तो लिनक्स के लिए होंगे, विंडोज के लिए होंगे, राइट? तो तुम्हारे पास विंडोज है तो उस अकॉर्डिंग देखो। कौन से ऐप की बेटा? सिंपली गो टू गूगल, गो टू गूगल,
टाइप डाउनलोड dev C++, ठीक है, 6.3। तो तुमको वहां पे वो लिंक मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। उसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, क्लियर। और नहीं होता है, कुछ इशू आता है तो लैब सेशन है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो लैब सेशन में पूछो, तुमको हेल्प करेगा। कौन ले रहा है लैब? रंजित या आदेश? रंजित, ओके। सो रंजित विल गाइड यू कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल करना है, ठीक है। अंडरस्टूड? तो उस तरीके से वो करना है काम, समझा है? क्या कमी है सेशन में और जो उसकी कमी है वो कर दूंगा कंप्लीट, जैसे जैसे तुम फैमिलियर होते जाओगे वैसे, ठीक है। समझ में आया ना टॉपिक एवरीवन? ओके। तो और कोई कंसर्न है तो बोलो। चेहरे क्यों उतरे हैं तुम लोगों के ऐसे? ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए लेक्चर में, कुछ नया पढ़ना है तो। अच्छा, तुमको आज नया मिला नहीं क्या कुछ ज्यादा, या मिला कुछ? क्या नया मिला आज? डेटा टाइप, डेटा टाइप डिटेल में नहीं पढ़ाया तुमको लाइफ में किसी ने? इंट लिखना होता है बस, क्यों लिखना होता है डोंट नो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर चीज क्यों लिखनी होती है वो पूछना पड़ेगा, पूछना है। यू कैन आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? हर चीज का व्हाई पूछ सकते हो। हाँ बट सर ये दो ऐसे क्यों दिए, ऐसे क्यों नहीं दिए, इसका व्हाई मत पूछो। दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन, क्योंकि वो लैंग्वेज जिसने बनाया उसने, अरे उसके पीछे भी है रीजन बहुत सारा, बट अभी के लिए वी विल नॉट गो इन दैट डिस्कशन। हाँ बट सर इंट क्यों बोला? इंटीजर स्टोर करना है ना, कीवर्ड का नाम है वगैरह, दैट आई कैन एक्सप्लेन। सिंटैक्स का वाई नहीं दे सकता, बाकी चीजों का मैं वाई दे सकता हूँ ना तुम लोगों को। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो बेसिक चीजें पढ़ो और एक्सप्लोरिंग करते रहो बाकी सब चीजें, हर चीज का वाई है कि तुमको जब तक क्लिक नहीं होता ये क्यों है, क्यों है, क्यों है, वो पूछते रहना है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो अभी आज के टॉपिक में तो कुछ इतना तुमको लगा नहीं होगा, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि यही हर टॉपिक इतना ही डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब टोकन्स को अपने को 2-3 दिन लगेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल, रिलेशनल, ये सब चीजें पढ़नी है, इन डेप्थ पढ़नी है, ठीक है। उसके पहले इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, तो पहला प्रोग्राम लिखना है, उसके पहले इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। नहीं तो सी के पहले लेक्चर कोई पहला प्रोग्राम लिखोगे हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो कैसे चलेगा ना बेटा? क्या है उसमें सेंस? कैसे होता है, कंपाइल कैसे होता है, बाइनरी कैसे बनती है, कहाँ पे बनती है, वो प्रॉपरली समझेंगे। जरूरी है क्या डेव C++ ही चाहिए मुझे? बिना डेव C++ के काम हो सकता है क्या? नोटपैड पे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कमांड्स लिखने बोले हैं। ये जो तुम कमांड लिख रहे हो mkdir, ये विंडोज में चलती है, लेट से लिनक्स में नहीं चलेगी, क्योंकि लिनक्स का सॉफ्टवेयर अलग है, तो लिनक्स के कमांड्स भी अलग होंगे। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ कमांड मिलेंगे ना। समझ में आ रहा है क्या? तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है ना। तो जब कंपाइलर इंस्टॉल करते हो तो कंपाइलर के साथ कुछ कमांड मिलते हैं, तो जैसे जीसीसी, राइट? समझ में आ रहा है क्या? ये कमांड है। तो mkdir फाइल नेम, वैसे जीसीसी फाइल नेम क्या करेगा? फाइल कंपाइल करेगा तुम्हारी, और कंपाइल करने के बाद एक बाइनरी बनेगी, उस बाइनरी को मुझे रन करना पड़ेगा। फिर बाइनरी किस नेम से बनती है, क्या बनती है वो देखेंगे, और आईडी के बारे में देखेंगे, ठीक है। बट आईडी नहीं भी रहा, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड विथ मोर फीचर्स। बट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, नोटपैड है मेरे पास बस, तो भी मैं कोड कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ। उस कोड को बस कंपाइल करने के लिए क्या चाहिए? कंपाइलर चाहिए मेरे पास, ठीक है। कंपाइलर चाहिए तो कंपाइलर में इंस्टॉल कर सकता हूँ। अभी जो तुम डेव C++ वगैरह वाला काम करोगे वो तुमको कंपाइलर ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल करके देता है आईडी के साथ, उसका कंपाइलर होता है खुद का, समझे? अंडरस्टूड? तो वो वाला पार्ट,
इसमें कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट है? कोई डाउट तो बताओ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे देन। कल काम करके लाओ जो भी है। सो वेरिएबल के रूल्स वगैरह चलेंगे, दास कमांड्स वगैरह पता करो। फिर उसके बाद कल में भी ऑपरेटर्स पढ़ाने के बाद, अरिथमेटिक पढ़ाने के बाद, वी कैन राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। लैब में नहीं हुआ क्या? लैब में हुआ नहीं? लेट मी चेक, रुको 2 मिनट। यस, ऑनलाइन पीपल कैन ड्रॉप। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।